हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कैजुअली क्रिटिकल। तो ये चैनल पे हम नए नए आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, बुक्स से, रील्स से, मूवीज़ से, वीडियोस से, कुछ भी मतलब चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद हैं तो सब्सक्राइब कर देना। एंड लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज टॉपिक। तो ये बेसिकली कंटिन्यूएशन है उस एडम स्मिथ के बुक के पार्ट का। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडम स्मिथ व्यूज़ अबाउट लैंड, लेबर एंड कैपिटल, कि एडम स्मिथ ने क्या लिखा है अपने फर्स्ट बुक में लैंड, लेबर और कैपिटल के बारे में। लैंड या फिर रियल एस्टेट हैज़ द क्वालिटी कि उस एरिया का जितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो सारा कुछ मतलब धीरे धीरे करके वो लैंड के रेट में एक्मलेटाइज होते जाता है। तो उस एरिया के लेबर के वेजेस राइज होना या प्रॉफिट्स राइज होना सब धीरे धीरे रेंट के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक लैंड की वैल्यू वहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ से पूरी तरह जुड़ी हुई है। और एडम स्मिथ इतना तक कहते हैं कि ये लैंड वाले लोग मतलब बेसिकली कुछ करते नहीं है, ना कुछ प्लान करते हैं, ना कुछ उनको बिजनेस आइडिया होता है, फिर भी उनके रेंट टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं, उनको इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा मिलते रहता है। भले ही वो उनको इस बारे में, इस डायरेक्ट कनेक्शन के बारे में अच्छे से पता ना हो, बट आई थिंक ये काफ़ी कॉमन नॉलेज है और इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है। आज के टाइम पे सबको पता है ये चीज़। एंड ऑफ कोर्स ये बात थोड़ा जेलस होने वाली ज़रूर है कि जिसका लैंड एक इकोनॉमिक ग्रोथ वाली जगह पे आता है और तुम्हारा नहीं आता है, तो चलो। फिर सेकंड आता है लेबर। तो लेबर की भी जो वेजेस का ग्रोथ है, लेबर का भी जो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उतना वेजेस बढ़ेंगे और उतना लेबरर्स की लाइफ बेटर होगी। पर इसमें बात ये है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो प्रोपराइटर्स का या फिर बिजनेस पीपल का ज़्यादा फ़ायदा होता है। बट इकोनॉमिक डिक्लाइन जब होती है, जब लेबरर्स का बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है। और स्टैगनेंट इकोनॉमी में कभी कभी वेजेस इतने कम हो जाते हैं कि लेबर खाली अपने सर्वाइवल, उस टाइप के लेबरर के सर्वाइवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही मीट हो पाते हैं, और कभी कभी तो उससे बहुत नीचे भी चले जाते हैं। ऑल्सो वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि लेबर जो है उसके पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो इस बात को जज कर सके कि सोसाइटी से उसका क्या लिंकअप है या समझ सके इस चीज़ को। और अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन है भी तो उनके एजुकेशन और हैबिट्स इस तरह के हैं कि वो इस चीज़ को जज नहीं कर पाते। लेबरर्स का वॉइस इतना ज़्यादा सेग्रीगेटेड है और इतना लो है कि कहीं पे भी सुना नहीं जाता, और कहीं कहीं पे उनके एम्प्लॉयर्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा पटाखे जलाए जाते हैं कि हमारे लेबरर्स हीरो ये वो, बट वो भी उनके ही फ़ायदे के लिए होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम लेबरर्स के फ़ायदे के लिए नहीं होते हैं। इस चीज़ का टेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा वीडियो में, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो खुद से कि वो एडम स्मिथ के वर्ड्स में। एंड देन इसके बाद अगला आता है प्रोपराइटर्स या फिर प्रोपराइटर्स, बिजनेसमैन या फिर जो लोग प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं। तो बेसिकली ये हाई लेवल पीपल होते हैं, ये मर्चेंट्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, और इनकी जो है, इनके वेल्थ के चलते, और ये हमेशा बिजनेस प्लान्स में इंक्लूडेड होते हैं, तो इनका जो है इन्फॉर्मेशन भी इनको सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा होती है, और इनको मतलब हाईली रिस्पेक्टेड और हाईली ओपिनियनेटेड लोगों को समझा जाता है, और गवर्नमेंट भी इनसे एडवाइस लेती है। सब लोग इनकी चीज़ों को हाई लेवल पे रखते हैं। पर एक चीज़ ये है जो कि लोग ध्यान में नहीं रखते, कि इनको ज़्यादातर अपने सेल्फ इंटरेस्ट की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि इनके खुद के बिजनेस के लिए या इनके खुद के इंडस्ट्री के लिए क्या बेटर है, ना कि इनको ओवरऑल सोसाइटी या ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होता है। और दूसरी बात, अगर इनको होता भी है तो बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं कि इनके इंटरेस्ट अलाइन नहीं होते। जैसे हमने देखा, रेंट के और लेबर के वेजेस के इंटरेस्ट डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ से अलाइंड है, बट बिजनेसेस के ग्रोथ हमेशा डायरेक्टली अलाइंड नहीं होते। कभी कभी इकोनॉमिक ग्रोथ और इनके प्रॉफिट्स, कंपनी के प्रॉफिट्स, दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो हमेशा हम इनकी बातों को और इनके जजमेंट्स पे नहीं जा सकते कि ये हमेशा सही ही बोल रहे हैं। ये दो चीज़ें चाहते हैं हर बिजनेसमैन, हर मर्चेंट, ये दो चीज़ें चाहेगा। एक तो कि मार्केट बड़ा हो जाए, ठीक है, मार्केट वाइडन हो जाए, मार्केट बढ़ जाए, उनका जितना अभी मार्केट है उससे बढ़ जाए। और दूसरा ये चाहेंगे कि इनका कंपटीशन कट जाए, इनका कंपटीशन नैरो हो जाए या कंपटीशन रहे ही नहीं। तो पहली चीज़ तो सोसाइटी के लिए ओवरऑल अच्छा है और इससे सबका फ़ायदा होने वाला है, लेबर्स का भी फ़ायदा होने वाला है और लैंड ओनर्स का भी फ़ायदा होने वाला है। बट दूसरी चीज़ जहाँ पे कंपटीशन काटने की बात करते हैं, ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा एडम स्मिथ पॉइंट आउट करते हैं। बट फिर भी ये लोग सोसाइटी को कन्विंस कर सकते हैं अपने इन्फ्लुएंस और अपने एडवाइजरी, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपना पैसा ही, बेसिकली रीड बिटवीन द लाइंस, अपना पैसा ही लॉबी करके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इनका पीआर भी इतना बढ़िया होता है, ये सब चीज़ें मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ। इनका पीआर भी इतना बढ़िया होता है कि ये लोग सबको इन्फ्लुएंस करा सकते हैं कि जैसे
ये जो चीज़ जो ये कंपटीशन कट कर रहे हैं ये एक्चुअली सोसाइटी के फ़ायदे के लिए है और ना कि सिर्फ उनके अपने फ़ायदे के लिए। सो बिजनेसमैन के बातें और इनके एडवाइसेस से बहुत ही बच के रहना चाहिए। सो ये तो थी बेसिकली जो एडम स्मिथ ने कहा है, और इसमें जो अगर मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा तो पहला तो एक एग्जांपल हम लोग इंडिया में ही ले सकते हैं कि कार मैन्युफैक्चरर्स का ग्रुप है, और जो फॉरेन के मैन्युफैक्चर्ड कार्स हैं वो इंडिया में अगर आते हैं तो कस्टम ड्यूटी बहुत ही हाई होता है। और इसके लिए बहुत बेसिक रीजंस जो लोग लगा सकते हैं कि वो मेड इन इंडिया हम प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया में लेबरर्स के लिए जॉब ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रहे हैं। बट बेसिकली इसमें गवर्नमेंट का भी उतना फ़ायदा नहीं है जितना कस्टम ड्यूटी मिलता है। वो उससे ज़्यादा ये होता है कि उनका कंपटीशन किल हो रहा है, बाहर के कार्स इतने महंगे हो जा रहे हैं कि अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर इंडिया में किसी को क्वालिटी जर्मन कार चाहिए, मुझे 100% पहले तो ड्यूटी देना पड़ेगा इंपोर्ट के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि मेरा प्रेफरेंस अपने आप चेंज हो जाएगा और मेरे अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल जाएगा वो। तो मैं कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर की कार ही प्रीफर करूँगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, पूरी पूरी ही कंट्री का वेल्थ डाउन हो रहा है, गाड़ियों की क्वालिटी डाउन हो रही है। अगर तुम्हें सही में सोसाइटी के लिए बेटर करना है तो वाई डोंट यू कम्पीट विद द जर्मन मैन्युफैक्चरर्स। उनसे बेटर क्वालिटी की कार क्यों नहीं ला रहे हो, उनसे बेटर चीज़ें क्यों नहीं ला रहे हो, वो लाओ और डायरेक्ट कंपटीशन होने दो। और अगर तुम उनसे बेटर क्वालिटी इंडिया में ही बना पा रहे हो तो ऑफ कोर्स वो लोग भी फिगर आउट करेंगे और वो लोग भी अपने फैक्ट्रीज इंडिया में शिफ्ट करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे सिचुएशंस प्ले आउट करते हैं, जैसे रिसेंटली टिकटॉक बैन इन अमेरिका, जिससे कि इंस्टाग्राम का डायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है। आई एम नॉट श्योर कि बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व होंगी, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंडिया में, अमेरिका में, हर जगह देखी जाती है जिसमें कि बिजनेस ग्रुप्स अपने फ़ायदे के लिए ओवरऑल सोसाइटी का कंपटीशन रुकवा देते हैं, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल कर देते हैं और अपना कंपटीशन किल करते हैं। बहुत टाइम तक आई थिंक बुलेट ने भी यही किया था कि फ़ॉरेन के बाइक्स महंगे हो चुके थे। फ़ॉरेन के बाइक्स इसीलिए नहीं आ पाते थे क्योंकि उन पे इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी, और उसी के चलते हमारे पास बस एक ही अच्छा बाइक का ऑप्शन रह गया था, बुलेट, और इसीलिए सब लोग बुलेट के लिए ऑप्ट कर रहे थे। और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी भी नहीं बढ़ाई, ना ही बाइक को बेटर किया, बट फिर भी बेचते रहे क्योंकि हमारे पास कुछ बेटर ऑप्शंस थे नहीं उस टाइम पे, वो रेंज में, वो प्राइस रेंज में अवेलेबल नहीं था। तो इस तरह से पूरी सोसाइटी का वेल्थ डाउन होता है। भले ही हमको लगता है कि इंडिया 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 का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो सिर्फ कॉरपोरेट हाउसेस का फ़ायदा हो रहा है। तो इन चीज़ों का हमें काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और इन पे अकॉर्डिंगली जज करना चाहिए, एटलीस्ट जज करने की एबिलिटीज़ बिल्ड करनी चाहिए। और कितने बिजनेसेस ने तो इंडिया में ये भी किया है कि उन्होंने चाइनीज़ के ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, चाइनीज़ का ही पार्ट्स है, सब है, इंडिया में ला रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं और मेड इन इंडिया बोल के इंडिया को बेच दे रहे हैं। एक तरह से मार्केटिंग गिमिक है, और ये सब बस हमको वही लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। इससे अच्छा मैं कोई और मैन्युफैक्चरर का ही ले लूँ मेड इन इंडिया के नाम पे, मेरे को वो तो नहीं हो जाए, काटा तो नहीं जाएगा एटलीस्ट। अगेन वन मोर एग्जांपल यू कैन सी कि जैसे अडानी बहुत कौड़ी के भाव में इंडिया के बहुत सारे प्राइम एसेट्स लिए जा रहा है, जिससे कि ओवरऑल सबका घाटा है। अगर अगर इतना ही रेवेन्यू कंसर्न है गवर्नमेंट को, ये सब है, तो प्रॉपर बिडिंग करा के प्रॉपर बिडर को बेचना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी हो और सोसाइटी के लिए भी बेटर हो। एंड यहाँ पे हम बैठ के लड़ रहे हैं कि अडानी, क्योंकि अडानी टॉप बिजनेसमैन बन गया, ये बन गया, वो बन गया, तो वो हमारे लिए फ़ायदा नहीं है, हमारा अभी भी वैसा ही है। ऑफ कोर्स थोड़ा मोड़ा फ़ायदा होता है, बट उतना नहीं होता जितना हो सकता था अगर एक प्रॉपर बिडर के पास जाए वो चीज़ें, और ना कि लॉबिंग और करप्शन के चक्कर में किसी भी आदमी को चले जाए। इसके बाद फिर अब एक नई बीमारी आ चुकी है, एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है हमारी दुनिया में, जहाँ पे कि मतलब अब तो उतना सिंपल नहीं रहा ना कि ये लैंड ओनर हैं, ये बिजनेस वाले हैं और ये लेबर है। अब सब कुछ मिक्सड अप है। लेबरर्स के पास भी स्टॉक्स पड़े हुए हैं, स्टॉक्स हम भी खरीदते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, सबके पास लैंड है, ये सब है, तो मिक्सड अप है। तो इसमें क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकली अगर समझो मेरे पास अडानी का शेयर है, तो साइकोलॉजिकली मुझे लगता है कि मैं तो अडानी का शेयर होल्डर हूँ, तो कोई भी अगर अडानी के बिज़नेस के लिए ख़राब चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट कुछ ख़राब कर रहा है या पब्लिक कुछ ख़राब कर रही है, तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट अटैक ऑन माई इनकम, कि अरे मेरे साथ तो गलत हो रहा है, मेरे तो स्टॉक्स डाउन हो जाएंगे। बट यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अगर तुम्हारा इनकम का 90%, 80%, 90% अगर लेबर से आ रहा है, या मतलब वेजेस से आ रहा है, या फिर सैलरी से आ रहा है, इसका मतलब आप लेबर की कैटेगरी में आते हो। आपके 2000 5000 के स्टॉक्स अगर 50,000 भी हो गए तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आपकी सैलरी पे पड़ेगा। तो यू शुड लर्न टू स्पीक फॉर द लेबर मोर देन द बिजनेस। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर एलॉन मस्क के शेयर डबल हो जा रहे हैं, क्योंकि आपने इन्वेस्ट कितना किया था, मैक्सिमम 1 लाख रुपए।
द रिच पीपल, द बिजनेसमैन, द इन्फ्लुएंशियल पीपल, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट फ्री मार्केट्स की फ्री मार्केट्स होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट अपने खुद के मैटर पे, अपनी खुद की इंडस्ट्री या कंपनी पे जब बात आएगी तो वो सारे रूल्स फ्लॉन्ट करने वाले हैं, अपना सारा पावर, इन्फ्लुएंस, पैसा यूज़ करने वाले हैं, और वो कंपटीशन को कट डाउन करने के लिए और चीज़ों को अलग तरह से करने, और ये चीज़ वो कर भी पाएंगे क्योंकि एक तो उनको हर तरफ का सपोर्ट है और ऊपर से पब्लिक का भी सपोर्ट है। उनका पीआर इतना बढ़िया होता है कि लोग कभी जान ही नहीं पाते कि उनके लिए क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। सो दिस इज़ द केस वेयर इट्स लाइक, ये फेमस प्रोवर्ब है कि सोशलिज्म फॉर द रिच एंड द कैपिटलिज्म फॉर द पुअर, कि अमीरों के लिए सोशलिज्म हो जाता है, उनको इतने सारे बेल आउट्स मिल रहे हैं, उनको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, इतने सारे, तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक से इतने सारे लोन ले रखे हैं और वो दे नहीं रहे हैं वापस, तो उनके लिए सोशलिज्म चल रहा है, उनके लिए अच्छा खासा चल रहा है, और पुअर के लिए नहीं है वैसा। यहाँ पे पुअर पीपल, मिडिल क्लास पीपल किस चीज़ पे नज़र लगाए हुए हैं कि ओहो राशन कैसे 2 रुपये में दे रहे हो, ये तो फ्री भी हो गया, बस की टिकट फ्री कर दी, बस की टिकट 20 रुपये नहीं लिया जा रहा है, ये तो फ्री भी हो गया। ये ऐसे करके लोग लगे हुए हैं कि फ्रीबीज जो हाई लेवल पे जा रही हो तुम्हें दिख भी नहीं रहा। एयरपोर्ट्स कौड़ी के दाम पे अडानी को बिक जा रहे हैं। जियो वाज अलाउड टू लाइक रन कम्प्लीटली फ्री डेटा फॉर 1 ईयर, फिर इसके बाद उल्टे पुल्टे केसेस और बहुत सारे चीज़ें डाल के दूसरे सारे कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म किया गया है। वोडाफोन आइडिया को तो ऑलमोस्ट अपने कंट्री से आउट कर दिया गया है। पतंजलि के लिए कितना कुछ किया गया है। स्पेशली पुअर पीपल को कैपिटलिज्म काम नहीं करेगा, खाएंगा कैसा, ये वो, बट अमीरों के लिए वो सेम चीज़ अप्लाई नहीं होती, उनके लिए सारे लॉज फ्लॉन्ट हो जाते हैं और सेम टाइम पे पीआर भी उनका इतना बढ़िया होता है, सब काम करते हैं। तो इस चीज़ पे हमको ध्यान रखना चाहिए और ये चीज़ के बारे में हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद एक और चीज़ जो मुझे फैसिनेट करती है कि हर जगह जब से इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया मैंने, हर तरफ मुझे हर बुक में लिखा हुआ मिला एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन वाली बुक की बात हुई है, बट कहीं पे भी अपने कोर्स में, अपने मटेरियल में, जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं उनमें कहीं पे भी ये सारे पॉइंट्स मेंशन नहीं है। और जबकि एडम स्मिथ की बुक जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि कितना ज़्यादा वो एंटी बिजनेसमैन चीज़ें उन्होंने लिखी हैं एंड प्रो लेबर चीज़ें भी उन्होंने लिखी हैं, जो कि कहीं दिखता नहीं है। ये चीज़ें कि जैसे पूरी गायब ही हो गई हैं, खाली ये कर दिया गया है कि फ्री मार्केट कंपटीशन, ये सबको सिखा दो बस, फ्री मार्केट कंपटीशन। रियली सरप्राइजिंग कि ये बुक का नाम और ये ऑथर का नाम हर जगह है, एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन, पर इनके जो मेन क्रिटिसिज्म है, जो मेन पॉइंट्स हमको पढ़ाने चाहिए थे वो कहीं पे पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो इसके बाद एक और सिचुएशन ये हो जाता है जहाँ पे लोग, कभी भी इकोनॉमी की बात होती है, कहीं भी डेवलपमेंट की बात होती है, कुछ होती है, तो लोग स्टॉक मार्केट को कोट करते थे। देख स्टॉक मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट कितना जा, स्टॉक मार्केट इज़ वेरी लेस पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। उसके बाहर भी कितनी ज़्यादा इकॉनमी है, और हमारी इकॉनमी स्पेशली इंडिया की बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल इकॉनमी है, तुम स्टॉक मार्केट से जज भी नहीं कर सकते। और स्टॉक मार्केट जो है भी, उसमें भी ओनरशिप काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। रिलायंस के ऊपर जाने से पब्लिक का उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है जितना रिलायंस के मेजर शेयर होल्डर्स का हो रहा है, जो कि हम और तुम में से नहीं है। हमारे पास मुश्किल से 2000 के शेयर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख के। एंड एक और जगह जहाँ पे कंपनीज अपने आराम से अपनी चीज़ें एम्प्लॉय करते रहते हैं, कुछ भी रूल्स, जैसे कि 3 महीने का नोटिस पीरियड, विच इज़ कम्प्लीटली अनफेयर इन द लेबर मार्केट। लेबर्स के लिए प्रॉब्लम है, बट फिर भी उन्होंने लगा रखा है 3 महीने का नोटिस पीरियड। और लेबर की वॉइस इतनी सेग्रीगेटेड है कि हम कुछ बोल नहीं सकते, बोल पाते भी नहीं। तो 3 महीने की नोटिस पीरियड वाली कंपनियों को 1 महीने में डिस्काउंट कर दो। दिस इज़ द टाइम फॉर सम लेबर यूनियन। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। बाकी मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो पे। होपफुली वो एडम स्मिथ पे ही होने वाला है, क्योंकि एडम स्मिथ की बहुत मोटी 4 बुक की सीरीज़ है मेरे पास, और मैं वो अभी पढ़ रहा हूँ। द वेल्थ ऑफ नेशंस के पूरे 4 हैं, और पहला बुक मैंने फिनिश किया। सो मीट यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो अगर आपको कोई लगता हो किसी और को इस चीज़ में इंटरेस्ट हो। एंड थैंक यू, बाय बाय।